भारतीय राजनीति में श्री लालू प्रसाद यादव, श्री रामविलास पासवान, श्री नीतीश कुमार और श्री मुलायम सिंह यादव को आप कैसे नेता के रूप में जानते हैं? शायद एक ऐसे नेता जिनका ताल्लुक न कि सिर्फ नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था, बल्कि ये सभी बहुत ही साधारण परिवार से थे। भारतीय राजनीति में ये नेता कुछ इस कदर छाए कि आने वाले भारतीय राजनीतिक इतिहास में इनकी गिनती गद्दावर नेताओं में होगी। देश और प्रदेश दोनों ही जगह सत्ता की राजनीति में इन नेताओं ने काफी सूरमाओं को धूल चटाई। लेकिन आप जानते हैं कि इन राजनीतिक सितारों को इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली? दरअसल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड और सामान्य परिवार से होना ही इनके बीच कॉमन नहीं था। एक और कारण था जो इन सभी के साथ एक जैसा था, और वो ये कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाई जाने वाली नेशनल इमरजेंसी से इन सभी को असल पहचान मिली थी। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, इस दौरान इन नेताओं ने खुद को इतना तराशा कि सत्ता इन नेताओं के कदम चूमने लगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने श्रीमती इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने पर मजबूर कर दिया। किस व्यक्ति ने ये श्रीमती गांधी को सलाह दी कि देश को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है, और क्यों आपातकाल वाली रात को अखबारों के ऑफिसेज की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई थी। तो आज की इस वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशन आप सबको दी जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू से शुरू करते हैं। अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो उन्हें तब भी और आज भी राजनीतिक इतिहास की सबसे मजबूत पर्सनालिटीज में से एक माना जाता है। लेकिन किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर रातों रात एक ऐसा ऐलान कर देंगी जिससे आजादी के बाद देश के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। असल में देश में इमरजेंसी की नौबत कोई 1-2 महीने या 1-2 साल में नहीं आई। इमरजेंसी इतनी छोटी सी चीज है ही नहीं कि जिसकी पृष्ठभूमि 1-2 दिन में तैयार हो जाए। इसकी पृष्ठभूमि कई सालों से तैयार हो रही थी। इंदिरा गांधी की सत्ता सालों से एक के बाद एक कई समस्याओं से घिरी जा रही थी। जब वो चारों तरफ से घिर गई, तब सत्ता की ठसक को बचाने के लिए इंदिरा गांधी लोकतंत्र की वो शिकारी बन गई जिसके तरकश में आखिरी तीर के तौर पर सिर्फ इमरजेंसी ही बची थी। इंदिरा एक तरफ से न्यायपालिका से टक्कर ले रही थी तो दूसरी तरफ राजनीतिक विरोधी हर मोर्चे पर उनकी सरकार को चुनौती पेश कर रहे थे। 1966 में इंदिरा गांधी ने गद्दी संभाली और अगले ही साल न्यायपालिका से उनका टकराव शुरू हो गया। 27 फरवरी 1967 को गोलकनाथ मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार कर दी। चीफ जस्टिस सुब्बाराव के नेतृत्व वाली अखंड पीठ ने 6 बनाम 5 जजों के बहुमत से ये फैसला दिया कि संसद में 2/3 बहुमत के बावजूद किसी संविधान संशोधन के जारी मूल अधिकारों के प्रावधान को न तो खत्म किया जा सकता है और न ही सीमित किया जा सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार कैसे इंदिरा गांधी के निशाने पर थे, ये तब महसूस हुआ जब आपातकाल के दौरान में अनुच्छेद 21 तक को निलंबित कर दिया गया। इंदिरा गांधी संविधान के मूल ढांचे में बदलाव के जुगत में हमेशा लगी रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ खड़ा हुआ था। 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि संविधान की कुछ मूलभूत चीजें जिनको बदला नहीं जा सकता। जाहिर है कि इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पसंद नहीं आया होगा। इसके बाद 2 और मौके आए जब सरकार और अदालत आमने सामने थे। अमूमन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है और मौजूदा वक्त में भी यही परंपरा है। लेकिन 1973 में इंदिरा सरकार ने 3 वरिष्ठ जजों को दरकिनार कर A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये बहुत बड़ी घटना थी। न्यायपालिका से टकराव का अंतिम मामला 1975 के जून में सामने आया और ये आपातकाल के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल तत्कालीन सरकार के गठन के लिए 1971 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी चुनकर आई थी। उस चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राज नारायण सिंह को
1 लाख से ज्यादा वोटों से हार मिली थी। लेकिन राजनारायण चुनावी प्रक्रिया और उसके नतीजों को लेकर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इंदिरा के खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दायर। राजनारायण की दलील थी कि इंदिरा ने चुनाव में सरकारी मशीन का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। देश में आपातकाल की नींव 1971 के आम चुनाव के बाद से ही रख दी गई थी, लेकिन 1975 आते आते इमारत बुलंद हो चुकी थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और उसने सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी। कोर्ट ने इंदिरा को दोषी करार किया और उनकी जीत को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि इंदिरा ने सरकारी मशीन के बलबूते चुनाव में जीत हासिल की। जिन 7 मुद्दों पर कोर्ट ने सुनवाई की थी, उसमें 5 में इंदिरा को राहत मिली, लेकिन 2 मुद्दों में वो घिर गईं, जिसमें ये बात सामने आई कि इंदिरा गांधी ने अपने OSD यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर का चुनाव प्रचार में गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। कपूर 4 फरवरी 1971 को इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने पहले से ही चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया। दूसरा आरोप ये साबित हुआ कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने पाया कि सरकारी खर्चे पर इंदिरा के लिए मंच, शामियाने, लाउडस्पीकर आदि लगाए गए। लिहाजा कोर्ट ने द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिपल एक्ट के तहत श्रीमती गांधी पर 6 साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी लगा दी और उनके प्रतिस्पर्धी राजनारायण को चुनाव में विजयी घोषित किया। लेकिन कुर्सी का मोह कुछ ऐसा था कि श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। हालांकि श्रीमती इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे RK धवन कुछ और ही वजह बताते हैं। उनके मुताबिक कोर्ट का फैसला आने के बाद इंदिरा रेजिग्नेशन देने के लिए रेडी थी। इसके लिए रेजिग्नेशन लेटर टाइप भी कर लिया था, लेकिन उस पर उन्होंने कभी साइन नहीं किए। अपनी किताब द बांग्लादेश कूप एंड द CIA लिंक में BZ खाचरू लिखते हैं कि अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की संसदीय बैठक बुलाई। बाबू जगजीवन राव ने अंतरिम प्रधानमंत्री चुनने के लिए इंदिरा के इस तरीके का विरोध किया। वो चाहते थे कि लोग इसके लिए वोट करें। बाबू जगजीवन राम के विरोध ने इंदिरा का मन बदल दिया। इंदिरा ने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर दी। आपातकाल लगने से एक दिन पहले यानी 24 जून 1975 को इंदिरा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। फैसला आया कि जब तक मामला कोर्ट में चलेगा तब तक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर पद पर बनी रह सकती हैं, लेकिन उनको संसद में किसी भी चर्चा और बिल पर वोट करने का अधिकार नहीं होगा। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं, ये फैसला ना ही इंदिरा गांधी को रास आया और ना ही उनके समर्थकों को। ये कुछ ऐसा था कि वो पद पर तो रहती, लेकिन उस पद की शक्तियों का कोई मतलब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से नाउमीदी हाथ लगने के बाद इंदिरा और आहत हुई। उन्हें अपनी सत्ता के जाने का डर सताने लगा। इंदिरा एक तरफ न्यायपालिका से टक्कर ले रही थी, तो दूसरी तरफ उनके समानांतर राजनीतिक विरोधी उनकी सत्ता को हिलाने की कोशिश में लगे हुए थे। एक और महंगाई आसमान छू रही थी, तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी सत्ता के खिलाफ लोगों में गुस्सा पनप रहा था। उसके चलते अलग अलग राज्यों में सरकार विरोधी प्रदर्शन आग की तरह फैल रहे थे। उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। जेपी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और उनके कई फैसलों को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। आपातकाल तो 25 जून 1975 को लगा, लेकिन जेपी 1974 से ही इंदिरा के खिलाफ सक्रिय थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों की असली नींव जेपी की जन्मभूमि बिहार में रखी गई। जब 18 मार्च 1974 को बिहार विधानसभा को घेरने की योजना बनाई गई, दिन बिहार विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने वाली थी। राज्यपाल रामचंद्र ढोंडीबा गंडारे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले थे। पटना के छात्र आंदोलनकारियों की योजना राज्यपाल को विधानमंडल भवन जाने से रोकने की थी, लेकिन प्रशासन राज्यपाल को किसी भी कीमत पर विधानमंडल भवन पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आंदोलनकारी राज्यपाल की गाड़ी को रोकने में कामयाब रहे।
पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई। पुलिस की बर्बर कार्यवाही पर कई लोग जख्मी भी हो गए। उधर आंदोलन और भीड़ दोनों ही बेकाबू हो चुके थे। लोग बताते हैं कि इस घटना में कई छात्र मारे गए और आखिरकार जेपी आंदोलन की कमान संभालने के लिए तैयार हो गए। समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे। व्यापक तौर पर गफूर से इस्तीफे की मांग होने लगी, लेकिन इंदिरा गांधी इसके लिए तैयार नहीं थी। हालांकि अप्रैल 1975 में गफूर को इस्तीफा देना पड़ा और जगन्नाथ मिश्रा नए मुख्यमंत्री बने। उधर गुजरात में बढ़ती महंगाई के चलते पहले से ही सरकार विरोधी आंदोलन हो रहा था। दिसंबर 1973 में अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस भरने के खिलाफ छात्र मुखर हो गए। वे चिमन भाई पटेल की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन को नवनिर्माण आंदोलन का नाम दिया गया। देखते ही देखते मजदूर और सिविल सोसाइटी के लोग भी आंदोलन से जुड़ने लगे। आंदोलन को धार देने के लिए गुजरात में जेपी को आमंत्रित किया गया। पुलिस के लाठीचार्ज में अब तक कई आंदोलनकारी मारे जा चुके थे। इंदिरा चाहती थी कि भले ही चिमन भाई पटेल इस्तीफा दे दें, लेकिन किसी भी तरह सत्ता की कमान कांग्रेस के पास ही रहे। इसलिए आनंद फानन में 9 फरवरी 1974 को जयप्रकाश नारायण के गुजरात आने के कुछ 2 दिन पहले चिमन भाई पटेल से इस्तीफा दिलवा दिया गया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। आंदोलनकारी इतने पर ही नहीं माने। मोरारजी देसाई और जेपी चुनाव कराने की मांग करने लगे। इतिहासकार बिपिन चंद्रा अपनी किताब इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में लिखते हैं, गुजरात नाटक का आखिरी अभिनय मार्च 1975 में किया गया, जब मोरारजी देसाई ने आंदोलन शुरू किया और आमरण अनशन का सामना करते हुए इंदिरा गांधी ने विधानसभा भंग कर दी और जून में नए चुनावों की घोषणा कर दी। एक तरफ बिहार और गुजरात आंदोलन में जल रहे थे और दूसरी तरफ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। मई 1974 में 3 सप्ताह तक चली हड़ताल में माल और लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके से ठप कर दिया। ऐसे में इंदिरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार पहले किससे निपटा जाए। तमाम बातों के बाद अब आपको क्रोनोलॉजी समझ में आएगी। एक तरफ इंदिरा गांधी का न्यायपालिका के साथ टकराव, तो दूसरी तरफ महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा था। बिहार और गुजरात समेत अलग अलग हिस्सों में पहले से ही सरकार के खिलाफ एक गुस्सा था। मार्च 1975 में गुजरात की कांग्रेस सरकार कदम पीछे खींच चुकी थी और विधानसभा भी भंग हो चुकी थी। तमाम परिस्थितियों के अलावा 25 जून से एक पखवाड़े पहले ही इमरजेंसी के लक्षण प्रकट हो चुके थे। मैंने पहले ही बताया कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा की संसदी चली गई। लेकिन उस दिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। उस दिन इंदिरा के लिए 2 और दुखद घटना घटी। एक तो उनके करीबी सलाहकार दुर्गा प्रसाद धार की हार्ट अटैक में मौत हो गई और दूसरा गुजरात विधानसभा में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी जनता मोर्चे को भारी जीत मिली थी। अभी इंदिरा सदमों से उभरी भी नहीं थी कि ठीक 12 दिन बाद यानी 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट से भी उनके लिए बुरी खबर सामने आई, जब उनकी संसद पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी। इतना सब होने के बाद 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो हुआ, उसके कई सालों से जमा हुई बारूद की ढेर में तीली का काम किया। 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ बड़ी रैली बुलाई। पूरे देश में घूम घूम कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले जेपी अब प्रधानमंत्री आवास एक सफदरजंग रोड से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हुंकार भर रहे थे। जेपी सेना और पुलिस से सरकार के आदेश को न मानने की अपील कर रहे थे। उस दिन रामलीला मैदान का नजारा देखने लायक था। लाखों की तादाद में भीड़ जेपी को सुनने आई थी। उस जगह एक साथ इतने लोग पहले कभी नहीं मिले थे। यही वो जगह थी जब जेपी ने बुलंद आवाज में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर पंक्तियां पढ़ी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 25 जून 1975 को भी इंदिरा तय नहीं कर पाई थी कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाना चाहिए। ये करने के लिए उन्हें 25 जून की सुबह बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को फोन किया। उस दिन सिद्धार्थ दिल्ली में ही रुके हुए थे। इंदिरा ने उन्हें अपने आवास एक सफदरजंग रोड पर तुरंत बुलाया
असल में सिद्धार्थ संवैधानिक मामलों के जानकार थे और इंदिरा के करीबी लोगों में से एक थे। इंदिरा सिद्धार्थ पर कितना भरोसा करती थी, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस मामले की चर्चा उन्होंने अपने कानून मंत्री SR गोखले से भी नहीं की थी। इसलिए श्रीमती गांधी उनकी राय जानना चाहती थी। इंदिरा को ऐसा महसूस हुआ कि जेपी की योजना पूरे देश में विरोध प्रदर्शन अपील एक समानांतर प्रशासन चलाने की है। उन्हें लगता था कि जेपी कोर्ट, पुलिस प्रशासन और सरकार का बहिष्कार करने के लिए लोगों को राजी कर लेंगे। इंदिरा को यह भी शक था कि शायद अमेरिकी राष्ट्रपति उनकी सरकार का पलटवार करना चाहते हैं। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में जिक्र करती हैं कि इंदिरा गांधी 1974 से ही जयप्रकाश पर यह आरोप लगाती रही थी कि उनके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है। वो उनको फाइनेंस भी कर रहे हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो इंदिरा का अमेरिका को लेकर ये डर गलत नहीं था। 1971 में भारत पाक युद्ध से एक महीने पहले यानी नवंबर में इंदिरा गांधी अमेरिका दौरे पर गई। उनकी इस यात्रा का मकसद था कि वो अमेरिका को इस बात से सहमत कर लें कि वो पाकिस्तान को हथियार ना दे, मगर राष्ट्रपति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इससे इंदिरा को शक हुआ कि शायद अमेरिका भारत की मौजूदा सरकार के खिलाफ गतिविधियां कर रहा है। एक लंबी माथापच्ची के बाद सिद्धार्थ शंकर रे ने यह सलाह दी कि राष्ट्रीय आपातकाल एकमात्र उपाय है। रे ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की राय दी। इंदिरा को समझाया कि बाहरी और आंतरिक व्यवस्था के समय संविधान आपातकाल लगाने की छूट देता है। ऐसे में रे ने उदाहरण देते हुए इंदिरा को समझाया कि कैसे युद्ध एक देश के लिए बाहरी खतरा है और देश के अंदर की स्थिति से निपटना वो एक आंतरिक खतरा है। इमरजेंसी के बहुत बाद एक इंटरैक्शन में इंदिरा गांधी ने कबूल किया कि उन्हें लगता है कि भारत को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। इस शॉक ट्रीटमेंट की योजना 25 जून से करीब 6 महीने पहले ही बन चुकी थी। आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा गठित शाह कमीशन के सामने इंदिरा के खासम खास RK धवन ने बताया कि 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना भेजी थी। उनकी सलाह के बाद इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद से मिलने गई। उन्होंने बहुत जल्दी ही राष्ट्रपति को राजी कर लिया। 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते ही पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया। दिलचस्प बात यह है कि इंदिरा ने ये सब अपनी कैबिनेट को बिना बताए किया। उसी रात दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही कट कर दी गई। इंदिरा नहीं चाहती थी कि 25 जून को हुई जेपी की रैली की खबरें पूरे देश में पहुंचें, इसलिए अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। उसी रात एक तरफ इंदिरा गांधी आपातकाल पर मंथन कर रही थी तो दूसरी तरफ उनके बेटे संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की सूची बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। आपातकाल के ऐलान के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। अभिव्यक्ति की आजादी तो छीनी ही, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया। 25 जून की रात से ही विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इतने बड़े नंबर में लोगों की गिरफ्तारी हुई कि जेल में जगह ही नहीं बची थी। कहा जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया। 26 जून की सुबह 6 बजे एक अकबर रोड पर इंदिरा गांधी के कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सभी मंत्रियों को आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया। वहां मौजूद किसी भी मंत्री ने आपातकाल का विरोध नहीं किया। मीटिंग में सन्नाटा छाया था और वहां पूरे समय कोई चर्चा नहीं हुई। पूरी मीटिंग सिर्फ 30 मिनट में खत्म हो गई। 18 जनवरी 1977 को राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी और सरकार ने मार्च में चुनाव करवाने का ऐलान किया। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया और 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म करने की घोषणा कर दी गई।
इस घटना से जुड़ी और दिलचस्प जानकारी हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।